Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic Ohm's law and resistance. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. The resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R. The resistance of another wire of the same material but diameter 2D and length 4L will be. ओके तो यहाँ पे दो वायर्स दिए गए हैं. फर्स्ट वायर का डायमीटर है D और उसका लेंथ है L. उस वक्त उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R. और सेम मटेरियल से बना हुआ दूसरा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन जिसका डायमीटर कितना दिया है 2D और उसका लेंथ दिया है 4L. ओके सो लेट अस इमेजिन दैट न्यू रेजिस्टेंस इज R डैश. नया रेजिस्टेंस कितना है R डैश है. इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया है R. उस वक्त उस वायर का लेंथ कितना था L और उसका डायमीटर कितना था D. ओके सो रेजिस्टेंस R, लेंथ L, कैपिटल L और डायमीटर इज D. इन तीनों में रिलेशन क्या है? वी नो दैट रिलेशन इज नथिंग बट द R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ओके दिस इज दैट फॉर्मूला. Resistance is equals to resistivity into length upon its cross section area. उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया. अब उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट द रेडियस. ओके सो यहाँ पे हम इसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि अगर दोनों केस में सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा. Therefore, here we can write R is proportional to L upon A. Therefore, R is proportional to L upon R square और R square यानी रेडियस स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर हम यहाँ पे ले सकते हैं D स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला में अब यहाँ पे यूज करना है. ओके जो भी उस वायर का रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. सो ये रिलेशन अब यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं. ओके तो पहला जो भी वायर दिया था फर्स्ट वायर और यहाँ पे सेकंड वायर, दो वायर हम कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना है R. सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना लेने वाले हम R डैश. फर्स्ट वायर का लेंथ कितना है L. सेकंड वायर का लेंथ कितना है 4L. फर्स्ट वायर का डायमीटर कितना दिया था D. सेकंड वायर का डायमीटर कितना है 2D. ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन जो भी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिए हैं वी कैन राइट हियर R1 अपॉन या R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू. अब ये R डैश इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन D स्क्वायर है. तो यहाँ पे L डैश अपॉन D डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका जो भी है अपॉन R L अपॉन D स्क्वायर, ये इसको रिवर्स कर देंगे. सो D स्क्वायर अपॉन L. ओके सो ये सेकंड इसके लिए है. सेकंड इसके लिए लेंथ कितना है 4L. सो 4L. सेकंड इसके लिए डायमीटर कितना है 2D. सो देयरफॉर 2D स्क्वायर. ओके सो 2 स्क्वायर D स्क्वायर 4D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय D स्क्वायर अपॉन L. ओके तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देखिए 4 गेट कैंसिल, L गेट कैंसिल, D स्क्वायर गेट कैंसिल. नाउ दिस इज इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगा 1 यानी R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू 1. दिस गिव्स दैट R डैश इज इक्वल्स टू R. यानी दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस कैसा होगा यहाँ पे सेम होगा. दोनों वायर्स में क्या डिफरेंस था? दोनों का लेंथ डिफरेंट था, दोनों का डायमीटर डिफरेंट था. ओके सो यहाँ पे R डैश इज इक्वल्स टू R. द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन.
Next question. A certain piece of silver of given mass is to be made like a wire. Which of the following combination of length and the area of cross section A will lead to smallest resistance? Okay, so यहाँ पे एक a certain piece of silver of mass m is given to be made like a wire. ओके तो एक सिल्वर का यहाँ पे एक पीस दिया था, उसको हमने वायर के फॉर्म में उसको फॉर्म किया, तैयार किया। अब वो वायर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से बना हुआ है। तो फर्स्ट केस में उसका लेंथ है एल, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। सेकंड केस में उसका लेंथ हमने डबल कर दिया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने रिड्यूस कर दिया a/2। थर्ड इसमें उसका लेंथ हमने हाफ किया था एज कम्पेयर टू इनिशियल, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने डबल किया था। फोर्थ एनी ऑफ द अबो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर रिमेन्स सेम। तो इनमें से किस कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें दे सकता है? ओके तो किसी भी मटेरियल का या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो भी होता है, दिस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए। रो is a resistivity of the given material, L is length and A is cross section area. ओके अब यहाँ पे सभी इसमें वायर जो भी बना रहे हैं हम वो सिल्वर से बना हुआ है, तो रो सबके लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं दिस R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके तो उस वायर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होगा? लेंथ ऑफ दैट वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके थोड़ा सोचिए कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? यस डेफिनेटली इट शुड बी लेस। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया आप ज्यादा लोगे इस वायर का, उतना उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। ओके क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडली दिस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ मटेरियल का उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के लिए लेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम होना चाहिए। ओके लेंथ ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कम। अब हमें ऐसे वायर देखना है जिसका रेजिस्टेंस हमें कम होना चाहिए इन कॉम्बिनेशन में। तो इनमें से जब हम कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। ओके अब यहाँ पे देखिए लेंथ कम क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, ऐसे कौन से इसमें दिख रहा है? अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा जाएगा। ओके एज कंपेयर टू दिस वन। अब इसका अगर देखते हैं हम L/2 एंड ट्वाइस ए, इसका लेंथ कम है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू ज्यादा सबसे कम होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू L/2 ट्वाइस ए यानी 1/4 LA आएगा। इसका अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू L/A आएगा। इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो L/A आएगा। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। ओके जब उसका लेंथ होगा L/2 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ट्वाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मेटेलिक वायर द रेशियो V अपॉन I, V क्या है? V is the applied potential difference and a voltage, I is a current flowing. Okay, so this ratio is independent of temperature, first option. Second option, increases as the temperature rises. Third option, decreases as the temperature rises. And fourth option, increases or decreases as the temperature rises depending on the metal. Okay, एक चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम में स्पेशली मेटल की, तो इन केस ऑफ मेटल द रेजिस्टेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों कैसा है, दोनों बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है मेटल की। जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की तो उस केस में थोड़ा डिफरेंट होगा। दिस आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर होना चाहिए वहां पे। क्यों? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है। तो ये हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बात हो रही है मेटल की। तो मेटल के लिए आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब किसी भी सैंपल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन इन दो पैरामीटर्स को एक इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इज दैट आर थीटा इट इज इक्वल्स टू आर नॉट r suffix theta is where theta is nothing but the temperature in degree Celsius is equals to r naught bracket में 1 plus अल्फा इंटू थीटा। अब यहाँ पे एक एक पैरामीटर्स को अच्छी तरह से समझते हैं। व्हाट इज अ थीटा? थीटा इज नथिंग बट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अल्फा इट इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको याद रखिएगा, अल्फा इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, दिस आर नॉट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मेटल at 0 degree Celsius. This R suffix theta is nothing but the resistance of the given metal at theta temperature. Okay, at थीटा डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे। अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे ये फाइंड आउट करना है तो आर 100 इट इज इक्वल्स टू आर 0 ओके इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ओके, सो अल्फा क्या है? दिस अल्फा इज कॉल्ड एज एन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू मेटल के लिए फॉर द मेटल इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसकी वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर के लिए उसकी वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव होता है अल्फा की वैल्यू। तो मेटल जब जब हम डिस्कस करेंगे मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ मेटल दिस आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। थीटा इज अ टेम्परेचर। ओके, अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि 150 डिग्री सेल्सियस पे उस मेटल का टेम्परेचर कितना होगा, तो आर 150 इज इक्वल टू आर नॉट, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 plus 150 ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इनटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ materials are there. Some materials shows the negative temperature coefficient of resistance, some materials shows the positive temperature coefficient of resistance. Metals generally shows the positive temperature coefficient of resistance and semiconductors shows the negative temperature coefficient of resistance. अब यहाँ पे देखिए which of the following has a negative temperature coefficient. ओके, तो इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वन इज द कार्बन, सेकंड इज द आयरन, थर्ड वन इज द मैग्नीज एंड फोर्थ वन इज द सिल्वर। अब यहाँ पे ये तीनों जो भी है ये मेटल्स है। अब मेटल्स अगर है तो उनका जो भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन ये फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में आता है, फोर्थ ग्रुप में। ओके, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, तो ये सभी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो ऐसे सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ऐसे एलिमेंट्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं
तो उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन इज दैट एलिमेंट विच शोज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। तो इस सेमीकंडक्टर या कार्बन के लिए अल्फा की वैल्यू जो भी होगा इट इज नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होगा। Next one, theoretical question. All of the following statements are true except first option is conductance is the reciprocal of resistance and is measured in Siemens. Okay, this is correct one क्योंकि रेजिस्टेंस जो भी होता है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ओके, 1 अपॉन रो। व्हाट इज रो? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस it is a reciprocal of resistance. Okay, और conductivity is proportional to 1 upon resistivity. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो भी है ये करेक्ट है, इट्स अ ट्रू। ओके, Ohm's law is not applicable at very low temperature and very high temperature. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लो टेम्परेचर पे अगर हम एक मेटल की स्टडी कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, ओके, इट इज अराउंड 0 केल्विन, तो उस टेम्परेचर पे दैट मेटल एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर। ओके, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो वहां पे ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। और हाइयर टेम्परेचर पे वो पूरा मेल्ट हो रहा है, वहां पे भी ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। हम ओम्स लॉ को हायर टेम्परेचर पे या बहुत ही लो टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ जो भी होता है वो सेमीकंडक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। उनका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है। ओके, और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है उसमें। सो दैट सेमीकंडक्टर डज नॉट शो ओमिक प्रॉपर्टी, इट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। हम ओम्स लॉ जनरली मेटल्स के लिए अप्लाई करते हैं। इट इज नॉट अप्लीकेबल, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू द डिस्चार्ज ट्यूब और इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रॉन ट्यूब, इनको हम अप्लाई नहीं करते। सो दिस इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 7 ohm at 100 degrees Celsius, then the mean temperature coefficient of resistance of the material is. Okay, so here we have to find out the alpha is equals to question mark. Okay, temperature coefficient of resistance हमें उस मटेरियल का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त उसका रेजिस्टेंस था 5 ओम। जब टेम्परेचर की वैल्यू हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया उस वक्त उसका रेजिस्टेंस जो भी है वो इंक्रीज हो चुका है और इट बिकम अ 7 ओम। तो एक फॉर्मूला में पता है बेसिक वाला, दैट इज नथिंग बट द आर थीटा, इट इज इक्वल्स टू आर नॉट। ओके, आर थीटा इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूं, तो आर थीटा 1 और थीटा 2 इट इज इक्वल्स टू आर थीटा 1 प्लस अल्फा इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो पहले थीटा 1 की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं
थीटा 1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे थीटा 2 माइनस जीरो, दिस इज बिकम अ थीटा 2। ओके, अब आर थीटा 2 इज इक्वल टू आर, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर सफिक्स जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2, ऐसा फॉर्मूला आएगा। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे दिस इज आर थीटा 2 इज इक्वल टू आर थीटा 1 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इस जो भी प्रॉब्लम है इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिएगा। सो आर थीटा 2 इसकी वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 7 ओहम। आर थीटा 1 इसकी वैल्यू दिया है 5 ओहम। सो थीटा 2 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और थीटा 1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बेसिस पे सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके इस प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो आर थीटा 2 की वैल्यू कितना है 7। सो 7 इज इक्वल टू 5 1 प्लस अल्फा। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू 100, थीटा 1 की वैल्यू है 50, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस अल्फा इंटू 250, अल्फा इंटू 250। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन कैसा आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 7 minus 5, 7 minus 5 is equals to alpha into 250. Therefore, alpha is equals to 2 upon 250. So, alpha is equals to 2 upon 250. This is equals to 0.008. और अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये 0.008 पर डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द resistivity of a wire depends on its। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी, नॉट अबाउट द रेजिस्टेंस। आई रिपीट, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी। ओके, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, रो के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। तो रो जो भी होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। Okay, it does not depends on the length, it does not depends on the area of cross section of that wire, or it even though does not depends on the what is the shape of that material. What is the resistivity? It is the resistance of the wire per unit length per unit area। ओके, तो देयरफॉर एक यूनिट एरिया का यूनिट लेंथ का जो भी रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एन रेजिस्टिविटी, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। मटेरियल चेंज तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द शेप, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हो रही थी, तो रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड्स ऑन दिस मटेरियल, वेयर एज रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ए एंड बी of same material and same mass have radius twice r and r if the resistance of the wire A is 34 ohm, then resistance of B will be। there are four options are there। okay, अब यहाँ पे देखिए दो वायर्स दिए हैं, दोनों का मटेरियल सेम है। ओके, द फर्स्ट वायर इज अ ए, सेकंड वायर इज अ बी। दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो डेफिनेटली उनका रेजिस्टिविटी जो भी होगा ये कांस्टेंट होगा। ओके, रेजिस्टिविटी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उनके मास भी सेम है, तो यहाँ पे मास इज आल्सो कांस्टेंट। दोनों वायर्स का मास कांस्टेंट है, उनके रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। हैव रेडियस ट्वाइस r and r। okay, if the
If resistance of wire A is 34 ohm, then resistance of wire B will be, अगर A इस वायर का रेजिस्टेंस 34 ओहम है तो B वायर का कितना होगा, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। ओके, एक जनरल फॉर्मूला, resistance of any wire, it is proportional to or it is equals to rho into L upon A. What is L? Length. A is a cross section area, rho is a resistivity. एक फॉर्मूला ये हमें पता है। अब दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मास कांस्टेंट है, ओके, और मटेरियल सेम है तो मटेरियल की डेंसिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी इट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज ए इंटू अगेन एल, ए इंटू एल। ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एल इज अ लेंथ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सो देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डी, दैट इज द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू एल। अब देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब जबकि दो मटेरियल्स, सॉरी दो वायर्स हम जो यूज करें, वायर ए एंड वायर बी, इन दोनों का मास सेम है, इसलिए अगर मटेरियल भी सेम है तो मास सेम है, मटेरियल सेम है, तो यहाँ पे A इंटू एल कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब A इंटू एल, क्योंकि देखिए दोनों वायर्स का मास सेम है, दोनों वायर्स की डेंसिटी सेम है, क्योंकि एक ही मेटल से बने हैं, तो इसलिए ये दोनों कांस्टेंट अगर है तो ए एल की वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो देयरफॉर ए इंटू एल दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल और एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। तो इसको याद आपको रखना है। अब यहाँ पे एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए है। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में ओके हमें दो डिफरेंट वायर्स दिए हैं, वायर ए एंड वायर बी। दोनों वायर के रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दोनों वायर्स के रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होना चाहिए क्योंकि सेम मटेरियल से बना हुआ है। सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट, ओके कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं हम, आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, इसलिए एल बी अपॉन एल ए इंटू ए सफिक्स ए अपॉन ए सफिक्स बी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे एल बी अपॉन ए बी इंटू एल ए अपॉन ए ए, तो ए ए ऊपर आ गया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ए। ओके, अब एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए है, देयरफॉर ये जो भी इक्वेशन है वी कैन राइट हियर दिस एल ए अपॉन और एल बी अपॉन एल ए इंस्टेंट ऑफ दिस वन, इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू ए ए अपॉन ए बी। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए ए अपॉन ए बी, इसकी जगह पे इनटू, क्योंकि एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए है, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम ये लिख सकते हैं इनटू ए अपॉन ए सफिक्स बी, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए सफिक्स बी का होल स्क्वायर। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल ए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल बी, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रेडियस दिया है, फर्स्ट वायर का कितना है, ट्वाइस आर, सेकंड वायर का कितना है, आर। सो इट इज इक्वल्स टू, रेडियस के टर्म में अगर लेते हैं हम, सो आर ए अपॉन आर बी का टू द पावर 4 आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट वायर का रेडियस कितना है यहाँ पे, ट्वाइस आर, सेकंड वायर का रेडियस कितना है, आर, सो ट्वाइस आर अपॉन आर टू द पावर 4, सो ट्वाइस आर अपॉन आर टू द पावर 4
Okay, so this RR get cancel. This is equals to R to the power 4. ये कितना होना चाहिए? It is equals to 16. ओके ये कितना है? 16 आया है. सो आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 16. तो अब यहाँ पे हमें आर बी फाइंड आउट करना है. सो आर सफिक्स बी इज इक्वल टू 16 टाइम्स इनटू आर सफिक्स ए. दिस इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू कितना दिया है? 34. सो देयरफॉर 16 मल्टीप्लाइड बाय 34 which is equals to 544 ohm. So RB resistance of that wire, second wire, it is equals to 544 ohm. Option A is correct one. Next question. 1.6 milliampere current is flowing in conducting wire. Then the number of electrons flowing per second is. Okay. So यहाँ पे according to definition of current I is equals to charge per unit time. चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, तो अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें देखना है. ओके, अब चार्ज कैसे फ्लो होगा? डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो चार्ज फ्लो हो रहा है. अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ई अमाउंट ऑफ इतना. ओके, तो टोटल चार्ज कैसे बनेगा? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम. सो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टाइम. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड. तो पर सेकंड है तो यहाँ पे t की वैल्यू हमें 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम. अब यहाँ पे I करंट की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर. ओके, और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क. सो देयरफॉर here on the basis of this equation I is equals to ne upon t. So n is equals to I into t upon e. Okay, I into t upon e. This is equals to I की वैल्यू कितना है? 1.6 into 10⁻³ into टाइम की वैल्यू कितना है? 1 सेकंड अपॉन चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19 किलो. ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दिस 1.6 गेट कैंसल. 10⁻³ है प्लस ये अगर सॉरी इनटू अगर ये ऊपर आ जाए तो 10⁻19 होगा प्लस 19 -3 10⁻16. तो ये आंसर आएगा 10 प्लस 16. ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में अगर एक वायर में से फ्लो हो रहे तो इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा 1.6 मिली एम्पियर. अब 10⁻16 ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गया. 10.7 अगर हम बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 करोड़. 10.8 अगर बात करते हैं तो 10 करोड़. 10.9 बात करते हैं तो 100 करोड़. अब यहाँ पे बात हो रही है 16 10⁻. तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 1.6 मिली एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन. अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 Kelvin. Okay, the resistance of each of these decreases, each of these increases. Copper strip increases and that of the germanium decreases. Copper strip decreases and that of the germanium increases. Okay, क्वेश्चन बहुत सीधा है. क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दो अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट वन इज द कॉपर, सेकंड वन इज द जर्मेनियम. कॉपर ये जो भी है ये मेटल है. जर्मेनियम जो भी है ये सेमीकंडक्टर है. अब अभी तक हमने देखा है कि इन केस ऑफ मेटल as the temperature increases its resistance also goes on increases, but in case of semiconductor as the temperature increases its resistance goes on decreases. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम
उसका टेम्परेचर डिक्रीज करे फ्रॉम रूम टेम्परेचर से लेके 80 केल्विन तक। ये बहुत कम होता है 80 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस में अगर देखते तो इट नेगेटिव में आएगा वो। ओके, अब यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक हम उसको ला रहे नीचे। ओके, टेम्परेचर हम उसका डिक्रीज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे तो मेटल का जो भी रेजिस्टेंस है वो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। अब मेटल में हमने डिस्कस किया कि उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे उसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कॉपर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉपर स्ट्रिप का डिक्रीज होगा और जर्मेनियम का इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, तो जब हम उसको कूल कर रहे हैं फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, देन इट्स रेजिस्टेंस of copper strip decreases and that of the germanium increases. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।